हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज में। आज की ये वीडियो स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एचपीयू एमकॉम एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक वॉच करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखने की कला है, यह कथन किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों ये बुक कीपिंग की एक डेफिनेशन है, तो इसका आंसर होगा जे.आर. बॉटली बॉय। ये डेफिनेशन जे.आर. बॉटली बॉय ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लेखांकन की शाखा कौन सी है। वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये सभी है अकाउंटिंग की ब्रांचेस। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि में व्यवसाय में कितना लाभ या हानि हुई और किस विशेष तिथि को वित्तीय स्थिति कैसी है, यह जानकारी किस लेखांकन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो व्यवसाय का लाभ या हानि होती है तो यह तो आपको पता होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से पता लगता है। और जो किसी निश्चित तिथि को, किसी एक विशेष तिथि को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति है, ये हमें बैलेंस शीट बताती है। तो जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, ये तैयार किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इसका आंसर होगा वित्तीय लेखांकन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लेखाकर्म का उद्देश्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो लेखाकर्म का उद्देश्य होता है वो होता है कैपिटल और लायबिलिटी को ज्ञात करना, बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड का पता लगाना और डेटर्स और क्रेडिटर्स का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, लेखाकर्म है विज्ञान, कला, न्यायालय में प्रमाण या कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर होगा 100 न्यायालय में प्रमाण, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे हम न्यायालय में प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखाकर्म शुरू होता है जहाँ। तो इसका आंसर होगा जहाँ से पुस्तपालन का काम शुरू होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो लेखांकन का काम शुरू होता है वो वहाँ से होता है जहाँ बुक कीपिंग समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लेखांकन की शाखा कौन सी है। मुद्रा माप अवधारणा, लाभ हानि अवधारणा, देनदार अवधारणा या व्यक्तिगत अवधारणा। तो इसका आंसर होगा मुद्रा माप अवधारणा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुद्रा माप अवधारणा होती क्या है। तो दोस्तों मनी मेजरमेंट एजम्पशन के अनुसार हम केवल उन्हीं लेन देनों को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दोस्तों फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस 25 टेलीविज़न, 10 फ्रिज, 10 वॉशिंग मशीन, 20 ट्रांजिस्टर और 5 वैक्यूम क्लीनर आदि से शुरू होता है। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ ना, क्योंकि इससे तो हमें जो बिजनेस किया है वो कैपिटल का कुछ पता नहीं चला। अगर होता कि एक बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, वो 3 लाख रुपए की कैपिटल से शुरू हुआ, तो इसे हम मुद्रा में मेजर कर सकते हैं। तो एक अर्थपूर्ण एग्जाम्पल हुआ। तो इसका आंसर होगा मुद्रा माप अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा से अभिप्राय है। व्यवसाय और स्वामी में अंतर नहीं, व्यवसाय हमेशा चलता रहेगा, व्यवसाय और स्वामी में अंतर है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा होती क्या है। तो जो बिजनेस एंटिटी एजम्पशन है, इसके अनुसार हम मानते हैं कि व्यवसाय और जिसका स्वामी है वो दोनों अलग अलग होते हैं। और जब हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो हम उस बिजनेस को ही ध्यान में रख कर करते हैं, ना कि उसके मालिक को। और जो हम उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं बिजनेस की, वो केवल उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेट वित्तीय स्थिति को प्रकट करती है, ना कि उसके ऑनर की स्थिति को प्रकट करती है। तो यहाँ से इसका आंसर होगा व्यवसाय और स्वामी में अंतर है। जो व्यवसाय है और उसका मालिक है वो दोनों अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार लेन देनों का लेखा वास्तविक मूल्य से होता है। तो इसका आंसर होगा मुद्रा माप अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, लेखा अवधि अवधारणा से अभिप्राय है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा लेखा अवधि होती है उसे फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, जो कि 12 महीने की अवधि होती है और ये 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है। अगला क्वेश्चन है, संपत्तियों से अभिप्राय है। तो संपत्तियों से अभिप्राय होगा कि वो सभी मदें जो बिजनेस को चलाने में सहायक होती है। तो इसका आंसर होगा वे मदें जो व्यवसाय को चलाने में सहायक होती है। लेखा करते समय माल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो बिजनेस में माल का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं स्टॉक और हिंदी में इसे बोलते हैं स्कंध। अगला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो डबल एंट्री सिस्टम है ये एक खाते के डेबिट में होती है और दूसरे खाते के क्रेडिट साइड में होती है। तो इसका आंसर होगा
एक खाते के नाम और दूसरे खाते के जमा पक्ष को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श लेखा प्रणाली में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? वैज्ञानिक एवं स्वचालित, सरकारी नियमों के अनुसार, सरल एवं मितव्ययी या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता कौन सी है? दो पक्षों का होना, एक पक्ष का होना, एक ही पुस्तक में दो खतौनियाँ, दो व्यक्तिगत खातों में खतौनियाँ। तो इसका आंसर होगा दो पक्षों का होना, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के लिए दो पक्षों का होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही लेन देन एक बार नाम पक्ष में तथा दूसरी बार जमा पक्ष में लिखना किस प्रणाली का नियम है? तो इसका आंसर होगा दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन पेसियोली ने कब किया? तो इसका आंसर होगा 1494 में। और दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा लुका पेसियोली, और 1994 में। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, जो अकाउंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त करता है उसे डेबिट किया जाता है और जो त्याग करता है क्रेडिट उसे किया जाता है। अगला अकाउंट है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो बिजनेस में जो आ रहा है उसे डेबिट किया जाता है और जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाता है। अगला अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। मतलब जितने भी खर्चे और लॉस है उसे डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी इनकम होगी और लाभ होंगे उसे क्रेडिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन ढंग से देख लेना एक बार, निम्नलिखित में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है? तो जो खेल क्लब है, कॉलेज है, हॉस्पिटल, ये तीनों क्या है? लाभ ना कमाने वाली संस्था। तो इसका आंसर होगा निजी संस्थान, क्योंकि निजी संस्थान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। अगला क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो दोस्तों जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। तो इसका आंसर होगा वास्तविक खाता। अगला क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है दोस्तों, ये होता है नॉमिनल अकाउंट और वास्तविक खाता। अगला क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है। दोस्तों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है होता है स्पेशल, जो नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाभ न कमाने वाली संस्था होती है, तो मैक्सिमम उनके द्वारा ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दिखाता है। तो हमेशा प्राप्ति और भुगतान खाते का डेबिट शेष होता है। अगला क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाता दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो दिखाता है सरप्लस और डेफिसिट। दोस्तों अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो ये सरप्लस दिखाता है, और अगर इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ये डेफिसिट दिखाता है। वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदा है। अगर एक वर्ष में डोनेशन एडवांस में मिल जाती है तो होता है लाइबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, जीवन सदस्यता शुल्क है, लाइफ मेंबरशिप फीस भी एक दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात किस अनुपात में होता है? तो दोस्तों अगर पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड ना बनी हुई हो तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो इक्वल होती है। तो इसका आंसर होगा समान। अगला क्वेश्चन है, साझेदार के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 6%। और अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाई गई हो तब भी साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, और ये 6% की दर से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार प्राप्त नहीं कर सकते वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यदि पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो साझेदार को ना वेतन दिया जाएगा, ना कमीशन, और ना उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पार्टनरशिप डीड के बिना सिर्फ साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब पूंजी खाते। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होंगे तो साझेदारों के करंट अकाउंट खोले जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। मतलब जब ड्राइंग का समय ना दिया गया हो तो ड्राइंग पर ब्याज लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, किस पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक पूंजी। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खाते के शेष होते हैं। तो दोस्तों जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट होते हैं वो डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट शेष भी हो सकता है। जब साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाना हो तो यह दिया जाता है। तो दोस्तों जो पार्टनर को कैपिटल पर ब्याज दिया जाता है तो ये प्रॉफिट में से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। तो जो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में परिवर्तन हो जाए तो जो पुरानी साझेदारी होती है तो उसका अंत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखांकन समायोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन है ख्याति का समायोजन, अविभाजित लाभों का समायोजन या संचयों का समायोजन। तो दोस्तों इन तीनों का ही समायोजन किया जाएगा, इन तीनों को एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात की गणना का सूत्र है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है वो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगला क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना का सूत्र है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसका सूत्र होगा, लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो जो होती है, गेनिंग रेशो का सूत्र है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो सकता है तो ये एक तो साझेदारों की जो आपसी सहमति होती है उसके द्वारा भी हो सकता है, और नए साझेदार आता है तो उसका जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो उसके समय भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें परिवर्तन होता है, और जब पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस समय भी होता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी स्थितियों में। अगला क्वेश्चन है, एक नए साझेदार को साझेदारी में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों जब पार्टनरशिप बिजनेस में किसी साझेदार को ऐड करना होगा तो जो पुराने साझेदार हो गए उनकी सभी की सहमति लेनी होगी। तो इसका आंसर होगा पुराने सभी साझेदारों की सहमति से। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश पर पुरानी फर्म का समापन हो जाता है। पुरानी फर्म और साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है। पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है, ना तो फर्म और ना ही साझेदारी समाप्त होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो जो पुरानी साझेदारी होगी तो उनकी पार्टनरशिप डीड भी दोबारा बनेगी और साझेदारी भी दोबारा बनेगी। अगला क्वेश्चन है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि कैश अकाउंट में उसे डेबिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। तो ये पुराने साझेदार के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नकद में लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों द्वारा किस अनुपात में ग्रहण की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऑप्शन ए, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगला क्वेश्चन है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अलिखित दायित्व हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो तो दोस्तों इसे जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है उसमें डेबिट किया जाता है, डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, पुराने साझेदारों का त्याग किसके बराबर होता है? तो जो पुराने साझेदारों का त्याग होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ किसके पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सभी साझेदारों के जो उनका पुराना अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? तो दोस्तों ये भी सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट होगी, और जो इनका ओल्ड रेशो होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचयों को किसके पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है? तो जो जितने भी रिजर्व हो गए ये सभी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में
ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर गुडविल की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है? तो दोस्तों ये भी सभी साझेदारों के उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी का निर्माण होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि एक कंपनी का निर्माण सामान्य कानून के द्वारा होता है। कंपनी जो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, अंशधारियों को प्राप्त होता है। तो ये भी आप सबको पता होगा कि अंशधारियों को जो डिविडेंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह अंश पूंजी का वह भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मंगवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये होती है रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी से कंपनी के समापन पर ही मंगवाया जाएगा, अन्य किसी भी परिस्थिति पर इसे कंपनी नहीं मंगवा सकती अपने अंशधारियों से। अगला क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं। दोस्तों जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वामी। अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जाएगा वो अंश निर्गमन के व्ययों के लिए किया जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उसका प्रयोग उसको अंश प्रीमियम से अपलिखित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा अंश निर्गमन के व्ययों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंशों पर अधिकतम कटौती दी जाती है। तो जो अंशों पर अधिकतम कटौती दी जाती है वो दी जाती है 10%। अगला क्वेश्चन है, अदत्त याचना को टेबल ए के अनुसार ब्याज की दर होगी। तो दोस्तों इसकी ब्याज दर होती है 5% कॉल्जिन एरियर की। यदि विक्रेता को 4 लाख के क्रय पर 4,75,000 के अंश निर्गमित किए जाते तो 75,000 की राशि डेबिट की जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पूंजीगत संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से इसे डेबिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। तो ये हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब्त अंशों के पुनः निर्गमन के बाद अंश अपहरित खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। तो दोस्तों ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब हम अंश को मतलब शेयर को फॉरफीचर करते हैं तो ये फॉरफीचर में जितना भी बैलेंस डालते हैं उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्र क्या प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों जो डिवेंचर होते हैं ये लंबी अवधि का ऋण, लॉन्ग टर्म लोन प्रदर्शित करते हैं। ऋण पत्र पर ब्याज का भुगतान क्या घटा कर दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो इनकम टैक्स होता है वो घटा कर किया जाता है। इसका भुगतान जब किया जाएगा, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के बदले जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? ऋण पत्र। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर प्रीमियम की राशि दिखाई जाती है। तो ये भी लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्र कंपनी के होते हैं तो ये कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील ऋण पत्र बदले जा सकते हैं। तो जो परिवर्तनशील ऋण पत्र होते हैं वो उसे कुछ टाइम बाद अंशों में भी परिवर्तित किया जाता है, मतलब उसे शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती किस प्रकार की संपत्ति है? तो दोस्तों ये अवास्तविक संपत्ति होती है। जब सम मूल्य पर निर्गमित ऋण पत्र प्रीमियम पर शोधित हो तो प्रीमियम की राशि होगी। तो दोस्तों ये निर्गमन पर हानि होगी। अगला क्वेश्चन है, जीरो कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं। जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो बिना ब्याज दर के निर्गमित किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ब्याज दर के बिना। अगला क्वेश्चन है, कोषों का आयोजन अवश्य होना चाहिए यदि ऋण पत्रों का शोधन हो। तो अगर ऋण पत्रों का शोधन सिंकिंग फंड विधि द्वारा हो तो दोस्तों फंड का आयोजन कंपनी को करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सिंकिंग फंड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है नए अंशों ऋण पत्रों को निर्गमित करके। तो इसके द्वारा भी दोस्तों किया जा सकता है। संचित लाभों में से इसमें से भी किया जा सकता है, वर्तमान साधनों में से इसमें से भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है वार्षिक आहरण विधि द्वारा। तो इसके द्वारा भी कंपनी ऋण पत्रों को रिडीम कर सकती है। खुले बाजार में क्रय द्वारा भी कर सकती है और परिवर्तन विधि द्वारा भी कर सकती है। यदि ऋण पत्रों को वो इक्विटी शेयर में बदल दे तो इस प्रकार भी वो ऋण पत्रों को रिडीम कर सकती है। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्र सिंकिंग फंड का शेष अंतिम रूप से हस्तांतरित किया जाता है।
तो दोस्तों ये किया जाता है सामान्य संचय खाते में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड विनियोग में विक्रय से हानि डेबिट की जाती है। तो दोस्तों ये भी सिंकिंग फंड खाते में की जाएगी डेबिट, अगर सिंकिंग फंड के विक्रय से हानि होती है तो ये सिंकिंग फंड खाते के डेबिट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर होने वाला लाभ हस्तांतरित किया जाता है। तो दोस्तों ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीगत संचय खाते में। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्र शोधन संचय का शेष अंतिम रूप से हस्तांतरित किया जाता है। तो ये सामान्य संचय खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सामान्य संचय खाते में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। तो दोस्तों जो ऋण पत्रों के शोधन पर जो प्रीमियम अकाउंट होता है ये लायबिलिटी अकाउंट होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है। तो दोस्तों ये पूंजीगत लाभ होता है, कैपिटल प्रॉफिट इसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो HPU MCOM एंट्रांस एग्जाम 2020 में आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।